कांग्रेस राजस्थान में मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। नड्डा की बात करें तो बीजेपी की तरफ से नड्डा यहां पर कमान संभाले हुए हैं और लगातार जो उनके दौरे हो रहे हैं, चाहे सवाई माधोपुर की बात करें और उसके बाद सूरतगढ़ और अब जो उनका हनुमानगढ़ की तरफ आज उनका दौरा रहा है, ये तय कर चुका है कि बीजेपी अब पूरी तरह से मिशन मोड में आ चुकी है। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। कांग्रेस 13 से लेकर 15 मई तक उदयपुर में इकट्ठा हो रही है और राष्ट्रीय स्तर के नेता उसमें आ रहे हैं और राजस्थान को सियासत का नया मंच बना रहे हैं। सूरतगढ़ के दौरे की बात करें या फिर नड्डा के पूरे ओवरऑल दौरे की बात करें, बीजेपी की जो तैयारियां उनकी बात करें और जो कल मंच पर नजारा रहा, नड्डा के एक तरफ सतीश पूनिया रहे, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे रही। वसुंधरा राजे ने जिस तरह से मंच का उपयोग वहां पर किया अपने भाषण के लिए, और कांग्रेस जो अपनी तैयारियां करके बैठी है, क्या राजस्थान में सियासत को देने की कोशिश दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं इस चर्चा पर बात करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर सुरेश गर्ग जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर गजेंद्र सिंह सांखला जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बीजेपी से सवाल इसलिए बनता है क्योंकि बीजेपी फिलहाल सियासी मंच सजा चुकी है राजस्थान में, और कांग्रेस से पहले नड्डा का जो दौरा है वो बीजेपी को राजनीति को लेकर जो मुखर अंदाज है उसको सामने लेकर आता है। गर्ग साहब, फिलहाल नड्डा ने जो तैयारी यहां पर शुरू की है और इस सियासी मंच को न सिर्फ अपना जनाधार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उस सियासी मंच से जो दो धड़े बीजेपी पर बताए जा रहे हैं बीजेपी के, उस दो धड़ों को एक साथ एक मंच दिया है और ये जवाब देने की कोशिश की गई है ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि जो जनाधार है उसको भी, कि कांग्रेस जो आरोप लगाती है दो धड़ों का, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक साथ हैं, बड़े नेता, और एक साथ मिलकर इस राजस्थान की जो नई राजनीति आने वाली है उसकी एक नई दिशा तय करेंगे। देखिए प्रशांत जी, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज उसके 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। आज हमारे जेपी नड्डा जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकानेर संभाग के अंदर आए तो हमारे अभी आप देखिए कि पूरे राजस्थान के अंदर 1125 मंडल अध्यक्ष है। हमारे 1125 मंडल अध्यक्ष है, 52,000 के लगभग बूथ अध्यक्ष हैं। उसमें से बीकानेर संभाग के अंदर 5,925 हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। तो बीकानेर संभाग के जितने भी बूथ अध्यक्षों का एक सम्मेलन और उनके कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया गया है, उसके उद्घाटन के लिए, उसके संबोधन के लिए जेपी नड्डा जी आए। आज हमारे राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं। 33 जिलों के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन रहे हैं। उनमें से 3 कार्यालय का पहले उद्घाटन हो चुका था, 10 कार्यालयों का आज जेपी नड्डा जी ने उद्घाटन किया है। तो ये जेपी नड्डा जी यहाँ पे जो संगठन है, संगठन को मजबूत करना और राजस्थान में जो कानून व्यवस्था, जो आज अशोक गहलोत जी की जो सरकार है उसकी जो कानून व्यवस्था यहाँ पे ध्वस्त होती जा रही है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार आम हो चुका है या बलात्कार आए दिन हो रहे हैं या कानून व्यवस्था जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, उसको जगाने के लिए जेपी नड्डा जी राजस्थान के दौरे पर आए और जेपी नड्डा जी ये संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस को कि भाई जो राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जो आज करौली के अंदर हुआ है, जोधपुर में हुआ है, अलवर में हुआ है, भीलवाड़ा में हुआ है, हर जिले के अंदर दंगे होते जा रहे हैं। कभी इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी बिजली बंद हो जाती है, कभी पानी बंद हो जाता है। तो उन सब चीजों को बताने के लिए जेपी नड्डा जी आए हैं, जनता को बताने आए हैं कि भाई राजस्थान के अंदर किस तरह से माहौल खराब हो रहा है। जी गजेंद्र जी, जो कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है कि चुनौती कोई बढ़ाएगी कांग्रेस के लिए नड्डा की जो ये कोशिश है, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, उसे किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है? म्यूट है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, एक बार म्यूट हटाइए इससे। म्यूट हटा म्यूट था। जी बोलिए। डॉक्टर प्रभात जी, निश्चित रूप से कांग्रेस इसे चुनौती मानती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुनौती नहीं मानती है। जहां पर भी चुनाव की जहां तक बात है, 2023 के अंदर दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में, तो निश्चित रूप से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी आरएलडी पार्टी हो, सभी पार्टियों को चुनौती मानती है। पर कांग्रेस इस बात पे विश्वास करती है कि जिस जनाधार को
2018 के अंदर राजस्थान की जनता ने दिया था, जिन मुद्दों को लेकर के दिया था, उन मुद्दों को हम 78% धरातल पर लागू कर चुके हैं और राजस्थान की जनता के लिए बहुत अभूतपूर्व फैसले राजस्थान की सरकार ने लिए। उसका नतीजा है कि जितने भी उपचुनाव हुए कांग्रेस भारी वोटों से जीती है और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि ये पार्टी टोटल चुनावी मोड में रहती है। इसको कोई मतलब नहीं है जनता से। जनता महंगाई से मर रही है, जनता बेरोजगारी से मर रही। 45 साल की मैक्सिमम बेरोजगारी आज देश के अंदर मौजूद है। 2 करोड़ रोजगार की बात की, उस पर कोई जवाब नहीं है। 1007 रुपए का सिलेंडर हो गया, गरीब आदमी कैसे खरीदता होगा, इनको कोई चिंता नहीं है। इनका एक ही काम है, जहां पर चुनाव नजदीक हो वहां पर डेरा डालो, सारे लोगों को लाओ और ये केंद्र प्रकट चुनाव जीतो। ये बात राजस्थान की जनता जानती है और दुख और सुख के अंदर राजस्थान की जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है। जेपी नड्डा जी को 3.5 साल तक कोई राजस्थान याद नहीं आया। अब चूंकि चुनाव गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नजदीक है, तो अब इनका फोकस केवल यही है, चुनावी मोड में आ जाना, लच्छेदार भाषण देना, झूठी बातें करना, उनको जनता पर लागू नहीं करना और इस तरह के मुखालतों के अंदर जनता को भ्रमित करना। देखिए, चुनाव आने से पहले इसी तरह का माहौल बनता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी चिंतन शिविर करने जा रही है अपना, तो ये भी चुनाव का एक तरह से प्री मोड ही है। नहीं, कांग्रेस चिंतन शिविर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हो रहा है, राजस्थान की तरफ से नहीं हो रहा है। वो पूरे देश का जो सिनेरियो है, उस देश का सिनेरियो है, उस देश के सिनेरियो के ऊपर, देश के पूरे सिनेरियो के ऊपर ये चिंतन शिविर हो रहा है कि देश की जो हालात है, देश की जो परिस्थितियां हैं, इसमें कांग्रेस की भूमिका और अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए। कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर कमजोर हुई है, इसको कैसे मजबूत किया जाना चाहिए, क्या प्रोग्राम लेकर के हम जनता के बीच में जाएं जिसे जनता का पुनः हम समर्थन हासिल करें। जो तबका कांग्रेस से दूर हो गया था उसको वापस कांग्रेस के साथ कैसे जोड़े, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए, पूरे देश के समसामयिक विषयों पर चर्चा करने के लिए यह चिंतन शिविर रखा गया है। जी ओम जी साहब, नड्डा जी कल तो सूरतगढ़ में थे, आज वो हनुमानगढ़ की तरफ गए। ये इलाका दरअसल वो इलाका है जहां पर कृषि बिलों को लेकर जो विरोध था, जो किसान जिस विरोध में थे, उसमें पंजाब और हरियाणा के साथ ये जो लगता हुआ हमारा सीमाई इलाका है राजस्थान का, वहां भी काफी मुखर विरोध होकर सामने आया था। क्या ये एक कारण माना जाए कि एक तीर से कई निशाने साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, न सिर्फ किसानों तक अपना मैसेज उसी जमीन से उन्हीं के बीच में जाकर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभियान का भी आगाज कर रही है, कई तरह के मकसद उस जमीन से साधे जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है राजस्थान की सरकार और राजस्थान का कांग्रेस संगठन। उन दोनों को डहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी संभव है वो करने के लिए तैयार है। नड्डा जी आए तो नड्डा जी ने भी यही सब बताया कि साहब हमारा संगठन इतना बड़ा है और अब तो हर जिले में हमारे दफ्तर बन रहे हैं। पहले दफ्तर नहीं बना करते थे, धर्मशालाएं बना करते थे जिनमें कि लोग बैठ करके राजनीति की बात करते थे। अब पार्टियों का सारा सिलसिला बदल गया है। टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन के साथ में बड़ी धनी पार्टियां हो गई, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो ये सब अपने बड़े तामझाम के साथ में आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नड्डा जी ने उन सब सवालों के जवाब नहीं दिए हैं जो लोगों को अपेक्षित थे और जो लोगों के जेहन में चलने चाहिए। ये नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर दंगे हो रहे हैं या क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि रोजगार का क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि महंगाई नियंत्रण करने का क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल के जो भाव चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में पानी का सिलसिला जो गड़बड़ाया है उसके लिए क्या हो रहा है, ये और उसके लिए कौन जिम्मेवार है और कैसे सरकार के जो वेलफेयर प्रोग्राम थे उनमें ये सब चीजें इंक्लूड है या नहीं। अगर वो इंक्लूड नहीं है, उन पर अगर काम नहीं हो रहा तो उनकी आलोचनाएं होनी चाहिए थी। तो नड्डा जी ने वही जो एक पारंपरिक नेता करते हैं, ये आदत नहीं रही मेरी। तो मैं अटल जी को सुनता रहा हूँ, मैं अडवाणी जी को सुनता रहा हूँ, वो लोग कभी भी हवा की बातें नहीं करते थे, जमीन की बातें करते थे, सीधे सीधे जिनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी जो नड्डा जी करके गए वो दिखा के गए कि वसुंधरा जी और पूनिया जी दोनों साथ बैठे हैं, लेकिन इससे पता लग रहा है ना कि उनके यहाँ फैक्शन है, उन फैक्शन में डिविजन्स हैं। अब जब वो पूनिया जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में, तो कांग्रेस को तो जाने दीजिए, कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो आपको फायदा होगा। यू शुड नॉट बॉदर, कांग्रेस के बारे में क्यों बॉदर कर रहे हैं आप? अपने संगठन के बारे में, अपने घोषणा पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। और नड्डा जी का वो प्रभाव नहीं हुआ है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से जो प्रभाव
होना चाहिए, जनमानस के बीच में जो सवाल हैं उनका जवाब हो। महंगाई का जवाब होना चाहिए था, बेरोजगारी का जवाब होना चाहिए था, कितना प्रदेश सरकार कितनी इसके लिए लांछित की जा सकती है और केंद्र कितना जिम्मेवार है, इन सब बातों पर चर्चा होती तो महत्वपूर्ण होता। ये क्या कि आप आए और आपने कह दिया कि हमारे इतने तो वो कौन से कार्यकर्ता हैं जो बूथ को देखते हैं। अब बूथ से होता है क्या? बूथ पे बेरोजगारी नहीं होगी क्या? बूथ पे महंगाई नहीं होगी क्या? इन सब चीजों का प्रभाव तो पड़ेगा ना। ये सामान्य जन जानना चाहता है। आप कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी पार्टी बहुत ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जनमानस तक कितनी पहुंच रही है, कितनी लोगों की तकलीफों का बयान कर रही है। जो दंगे हो रहे हैं, करौली में हमने देखा, जोधपुर में देखा और बारां में देखा, और अभी आजकल में जो हुआ है वो भी देखा है, उनके कारण समझ में आ रहे हैं। तो ये टेंशन्स क्यों हो रहे हैं? एक तरफ मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स क्यों चल रही है, एक तरफ ये इम्पीचमेंट वाली पॉलिटिक्स जिसको लांछित करती है वो क्यों चल रही है? ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुनने पे बड़ा अच्छा लगता है। इस सब बातों पर इनका जवाब अगर होता तो दिल जीत सकते थे सारे राजस्थान के लोगों का, लेकिन वैसा कुछ कर नहीं पाए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो हर पार्टी जुटी हुई है, कांग्रेस भी जुटी हुई है। कांग्रेस अभी देखिएगा आप 13 से लेकर 16 तक जब बोलेंगे तो आप ये बोलेंगे हमने कितनी उपलब्धियां हासिल की है, हमने कितना, लेकिन जमीनी तौर पे कोई बात कर रहा है क्या, ये देखने की बात होगी। पहले नड्डा जी आ गए, इनको सुन लिया, अब कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, अपने चिंतन मनन शिविर से कुछ बोलेंगे तो पता लगेगा कि कौन कितनी चिंता कर रहा है, कौन यथार्थ पे है और कौन हवा में है। इन दोनों बातों देखना मुद्दों को लेकर किसने बात की। आपने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी के नड्डा के जो दौरे रहे हैं, अब आगे राजस्थान को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या राजस्थान को लेकर वो अपने सपने देखते हैं, किन मुद्दों की बात करनी चाहिए, वो सब नदारद रहे। अपराध को लेकर बात की होनी भी चाहिए, लेकिन अब जनता का फोकस ये भी है कि राजस्थान के लिए नई योजनाएं क्या है, राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसको लेकर बीजेपी क्या सोचती है वो अभी तक नदारद रहा, कांग्रेस क्या सोचती है देखना होगा। सुरेश जी, संगठनात्मक बैठकों से कुछ नेताओं की दूरी, लेकिन सियासी सार्वजनिक मंच पर आने की मजबूरी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? वसुंधरा राजे जो रही हैं, जो संगठनात्मक बैठकें रही हैं, उसमें किसी न किसी कारण से दूर रही हैं। अब जाहिर तौर पर सियासी उसके कारण माने जाएंगे, लेकिन जब भी कोई सार्वजनिक सियासी मंच होता है तो दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश की जाती है। नड्डा ने एक तरफ पूनिया जी को बिठाया और एक तरफ सतीश पूनिया जी के साथ वसुंधरा राजे जी को बिठाया। क्या आपको नहीं लगता कि सियासी मजबूरी है ये बीजेपी की? जी देखिए, आज वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा क्या होता है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है क्यों नहीं है, और फिर 2 बार की मुख्यमंत्री है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह का किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब हम मुद्दों की राजनीति, अभी इनसे ये पूछिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई दर है या नहीं है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है या नहीं है। आज 33% राजस्थान में बेरोजगारी दर है, जबकि इंडिया का जो बेरोजगारी दर का जो औसत है वो 8.5% है, जबकि राजस्थान के अंदर 33.5% बेरोजगारी दर है। अब आप ये बताइए, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल मिलता है, और राजस्थान में आप ये देखिए कि समाधान नहीं होता। नड्डा जी आए तो राजस्थान में जो कांग्रेस की कुरीतियां है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, उसको बताने आए कि यहाँ पे पल पल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको बताने आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई किसी तरीके का मतभेद नहीं है, सब एक है, संगठन एक है, और जो भी है वो संगठन जो डिसाइड करता है उसके हिसाब से काम होता है। गर्ग साहब, बिल्कुल मान लिया, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी इस बात से कि सत्ता पक्ष की कोई कमियां हैं तो उनको सामने लाना चाहिए, लेकिन उसके साथ उस प्रदेश की जनता को लेकर जो विजन है वो भी तो सामने होना चाहिए। विजन क्या रहा बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का विजन है ग्रोथ। आज इंडिया ग्रोथ कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर इंडिया को बनाना है तो देखिए आज पूरे विश्व के अंदर जो हालात है, आज श्रीलंका का जो हालात है या पाकिस्तान के हालात है या नेपाल का हालात है, उसके कंपैरिजन करिए भारत कितना सुरक्षित है। आज $600 अरब का जो विदेशी मुद्रा भंडार है कभी नहीं हुआ, आप देखिए। अगर आप आज कम हो गया सर, कम हुआ है आंकड़ा विदेशी जो $635 अरब था, $600 अरब है जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, जब $250 अरब का मुद्रा भंडार था। आप उससे कंपैरिजन करिए यूपीए गवर्नमेंट से, एनडीए गवर्नमेंट को अगर कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान, इंडिया जो है वो तरक्की पर है। डॉलर प्राइस को देखेंगे 2005 से 2014 के अंदर 48% डॉलर प्राइस बढ़ी है, जबकि पिछले 7 साल के अंदर सिर्फ 24% डॉलर प्राइस बढ़ी है। कारण मैं बताता हूँ सर। देखिए,
ये जो आप जो गैप बता रहे हैं ना, डॉलर का और रुपए का जो गैप बता रहे हैं, ये हर साल मतलब पूरी दुनिया का ओवरऑल जब देखते हैं ना तो ये गैप अलग तरीके से बढ़ता है। लेकिन जब एक ही सरकार के आंकड़ों की बात की जाती है ना और कुछ ही वर्षों के बीच के अंतराल की बात की जाती है, तो ये अगर नीचे जाता है तो बात करना गलत कहाँ है। डॉलर की मजबूती को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं के जो बयान थे, वो पहले बयान क्या हुआ करते थे और उसको देश की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था। आज वो बात फिर उसी तरीके से क्यों नहीं रखी जाती? आज क्या प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ नहीं है डॉलर का जो रुपए का जो मूल्य है वो? प्रभात जी, आज वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस नहीं है क्या? आज रशिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, आज 75 दिन हो गए, आज वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस नहीं है क्या? इसके बावजूद भी अगर भारत स्ट्रांग है, आज पूरे वर्ल्ड के नेता अगर भारत में आकर मोदी जी को पूछते हैं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आज किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री को उठा के देखिए, मोदी जी का सम्मान करता है, मोदी जी से गले मिलता है, उसको तजब्बू देता है। लेकिन आज यूपीए गवर्नमेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी मोनी बाबा थे, बोलते ही नहीं थे कि क्या बोलना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, पूरा विश्व उनको मानता है। 77% रेटिंग है कि 77% आज मोदी जी को मानते हैं। जो बात कहते हैं उसको 77% झूठ होता है। तो मंच बताती है, मोदी है। अरे सर, झूठ तो आप बोलते हो। आपने बोला कि आप 7 संकल्प हो गए, आपने बोला 7 संकल्पों से हमने यहाँ पे राजस्थान के 7 संकल्प लेके आए थे। आपने क्या कहा था? बेरोजगारी अब कम कर देंगे, राजस्थान में बेरोजगारी कम होगी क्या? आपने कहा था कि अपने किसानों को कर्जा माफ कर देंगे, किसानों को कर्जा माफ कर दिया क्या आपने कहा था कि हम बिजली सस्ती दे देंगे, आपने बिजली सस्ती दे दी क्या? आपने बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? बेरोजगार दर की ठोकरें खा रहा है। आज राजस्थान में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है आपको पता है? आपको आए दिन आज कोई अधिकारी ट्रैप हो रहा है और इसके बाद में वो छूट के चला जाता है। क्यों नहीं उसको बर्खास्त करते हो क्या अधिकारी को? वो 10 दिन बाद में छूट के चला जाता है, यानी कि आपकी नाकामी है ये। तो अगर आप अगर मान लो राजस्थान के कर्मचारियों में अगर भय व्याप्त नहीं कर सकते, आए दिन रोज 5 ट्रैप हो रहे हैं, इसके बाद में वो छूट के चला जाता है। कभी सुरेंद्र राठौर गिरफ्तार हो रहा है तो कभी कौन गिरफ्तार हो रहा है? भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देखिए तो सही है राजस्थान के अंदर। आज नीट का एग्जाम ले लो। डॉक्टर साहब, आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। आपके सवाल काफी रहे, इनमें काफी सही सवाल भी हैं। गजेंद्र जी, ये बात तो सही है, महंगाई को लेकर चलो एक बात हो सकती है केंद्र की तरफ आपको पूरा पासा उछाले, लेकिन जो भी मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं उनमें 2-4 चीजें तो ऐसी हैं। चाहे अपराध को लेकर बात करें, चलिए अपराध को लेकर आंकड़े बढ़े हैं, और उसमें अगर हम यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के टकराव की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी में कुछ दिनों बाद उनकी स्वीकृति, अभियोग स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से वापस उनकी तैनाती हो जाती है। कांग्रेस को एक उदाहरण राजस्थान की जमीन से तो तय करना ही चाहिए कि जो कमियां बीजेपी गिना रही है उनमें से काफी कमियों को उनसे सुनकर एक अच्छा बर्ताव करते हुए सत्ता पक्ष में होते हुए उन कमियों को दूर किया जाए। चाहे 24 घंटे बिजली देने की बात हो, किसानों के कर्ज माफी की बात हो, अपने हिस्से की जो रियायतें हैं वो तो दी जानी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और मैं खुद पहले भी 2-3 बार चैनलों पर था और राजस्थान सरकार से मैंने खुद अपने स्तर पर प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैंने जिम्मेदारी से कहा है कि तुरंत प्रभाव से अभियोजन की स्वीकृति मिलनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद ने पर्सनली सरकार से इस बात के लिए रिक्वेस्ट की है। निश्चित रूप से सही चीज के लिए बात कहनी चाहिए। आज देश की स्थिति ये कह रहे हैं कि रुपये की स्थिति है, कल परसों का पेपर है, फ्रंट पेज के अंदर उसके अंदर है कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, 77.50 रुपए का $1 हो चुका है। ये हालात है देश की अर्थव्यवस्था का। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, ये कह रहे हैं बेरोजगारी ज्यादा है, बिल्कुल बेरोजगारी ज्यादा हम स्वीकार करते हैं। उस बेरोजगारी ज्यादा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिए हुए लच्छेदार भाषणों का सबसे ज्यादा उसका कारण ये उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही। अगर 2 करोड़ रोजगार देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के बेरोजगारों को उपलब्ध करवाता तो राजस्थान के अंदर 22 लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलता, और आज ये बेरोजगारी नहीं होती। ये झूठे और लच्छेदार भाषणों का कारण है। राजस्थान के लिए दूसरी बात ये है, डॉलर की स्थिति आपको बताइए, सबसे ज्यादा क्यों है राजस्थान में? भ्रष्टाचार की स्थिति में ये है कि राजस्थान की सरकार जागरूक है,
राजस्थान की सरकार ने सीबीआई को खुला छोड़ा है। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी भ्रष्टाचार करे उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा पकड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केंद्र की सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट और चोर लोग हैं उनको संरक्षण देना और विरोधियों के ऊपर ईडी के इनकम टैक्स के छापे डालना, ये हमने देश के अंदर संदेश देने की कोशिश नहीं की। किस तरह से राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने। जी सांखला जी माफी चाहूंगा आपसे, समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये बात सही है। ओम जी ने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि मुद्दे सियासी जो हैं वो बिल्कुल गौण हो चुके हैं। सियासी मुद्दे, मैं उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो जनता से जुड़े मुद्दे होने चाहिए थे। सियासी मुद्दों की परिभाषा बदल गई है। अब उन मुद्दों की तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है जो जनता की भलाई से जुड़े या फिर किसी प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने, उसको नया विजन देने के तरफ होने चाहिए थे। उन मुद्दों को अलग कर दिया गया है। जरूरत इस बात की है सियासी दौरे हों, सियासी मंच भी सजें, अपनी जो सत्ता विपक्ष के सवालों का जवाब दे, विपक्ष सत्ता के सवालों का जवाब दे, लेकिन इन सब के बीच जनता जो अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, चाहे बेरोजगारी के मामले पर हो, चाहे महंगाई के मामले पर हो, उन मामलों पर भी उन सियासी मंचों से बात होनी चाहिए। इन सियासी दौरों के बीच जनता ये अपेक्षा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।